नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तारीखों में देरी पर कांग्रेस ने साधा निशाना, तो चुनाव आयोग ने कहा सब शेड्यूल पर ही है। दिल्ली में प्रदूषण क्रिटिकल कैटेगरी में पहुंचा। बीजेपी का आरोप, आपने दिल्ली को बनाया गैस चैम्बर। नासा की तस्वीर में हर तरफ जलती दिखी पराली। केजरीवाल ने कहा बनाया जा रहा है नफरत का माहौल। वीकली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में बाजार। बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से 1% ऊपर। पावर आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। सेंसेक्स 30, निफ्टी 30 अंक गिरकर बंद। घूसखोरी की शिकायत के लिए प्रधानमंत्री ने किया नए सीवीसी शिकायत पोर्टल का शुभारंभ। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में सभी विभाग में दिखी सरकार जैसी इच्छा शक्ति। और अब व्हाट्सएप वीडियो कॉम से जुड़ पाएंगे 32 लोग। ग्रुप में बनेंगे 1000 से ज्यादा मेंबर। कम्युनिटी इन ऐप पोल जैसे फीचर्स भी जुड़ेंगे। जल्द लॉन्च होंगे नए फीचर्स। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात इलेक्शन अपडेट के साथ। गुजरात में विधानसभा चुनाव का मतदान 2 फेज में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार गुजरात में करीब 3.25 लाख नए मतदाता होंगे। राज्य में 51,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से आधे बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। 1274 बूथों का मैनेजमेंट पूरी तरह महिलाओं के हाथ में होगा, जबकि 33 पोलिंग स्टेशन पर सबसे युवा पोलिंग स्टाफ की तैनाती होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल भी पूछा गया कि गुजरात और हिमाचल के चुनावों का ऐलान एक साथ क्यों नहीं किया गया। इस पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि गुजरात चुनाव का ऐलान नियमों के मुताबिक किया गया है। अनाउंसमेंट जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में, उससे 110 दिन पहले है। फ्रॉम काउंटिंग 72 डेज गैप बिटवीन अनाउंसमेंट, दिस इज ऑन 8th of December एंड दी 18th of February, स्टिल देर इज ए 72 डेज गैप। और गुजरात विधानसभा के चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। सभी पार्टियां तैयारी में लग चुकी हैं। गांधीनगर में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है, जिसमें अमित शाह भी मौजूद हैं। हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या तैयारियां चल रही हैं। तो केतन, बताइए क्या अपडेट है वहां से, क्या तैयारियां हैं और बीजेपी की रणनीति इस बार क्या रहने वाली है? देखिए, इस वक्त हम गुजरात भाजपा के मुख्यालय कमलम गांधीनगर में मौजूद है। यहाँ पर पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री समेत 17 सदस्यों की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जारी है। आज 14 जिले के 47 कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। हर सीट पर 3 कैंडिडेट्स को है वो स्क्रूटिनी करके नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखा जाएगा। लगातार 3 दिन ये बैठक चलेगी और पिछले 2.5 दशक से गुजरात के अंदर भाजपा का शासन है। थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी हर चुनाव में आती है, लेकिन इस बार बीजेपी का प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि क्योंकि तीसरा पक्ष आम आदमी पार्टी के रूप में गुजरात में उभरा है, तो शायद एंटी इनकम्बेंसी अगर लागू भी होती है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को इसलिए हो सकता है क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है कांग्रेस में शिफ्ट होने से बदले शायद आप में भी जाए। इस तरह का एक जानकारों की एक चर्चा चल रही है। हर चुनाव में बीजेपी है वो छोटे छोटे पॉइंट को मद्देनजर प्लानिंग करती है। मोरबी का हादसा भी है, लेकिन वहाँ पर भी एक टीम उतारी गई है और जो हमें सूत्रों ने बताया है उसके मुताबिक हर जिले में केंद्र के जो नेता है उनको एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है और अभी से उनका पूरा का पूरा असेसमेंट चल रहा है। अमित शाह की छवि एक चाणक्य की है, रणनीतिकार की है। तो गुजरात में अभी जो ये लोग बता रहे हैं कि हम 150 से ज़्यादा सीटें लेना चाहते हैं और हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो 111 सीट बीजेपी की है, 63 सीट कांग्रेस की है और बाकी निर्दलीय की। तो ये आंकड़ा 111 से 150 पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत चल रही है और हम कह सकते हैं कि ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जी
शुक्रिया आपका केतन, ये डिटेल्स के लिए। तो गांधी नगर में पार्टी मुख्यालय में मीटिंग है और रणनीति बनना शुरू भी हो चुकी है। लेकिन वहीं आज 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से कई सीटों पर रीजनल पार्टियों से बीजेपी का सीधा मुकाबला है। आज मुंबई के अंधेरी ईस्ट, तेलंगाना की मुनुगोडे, बिहार के गोपालगंज और मुकामा, हरियाणा के आदमपुर, यूपी के गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा के धामनगर में वोट डाले जा रहे हैं। अभी तक सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं और इन सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती रविवार 6 नवंबर को की जाएगी। और अब बात दिल्ली पॉल्यूशन की। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों को खुले में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आज दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 431 पर पहुंच गया था और इसे खतरनाक स्तर माना जाता है। दिल्ली के आसपास के हालात तो और भी खराब हैं। ज्यादा अपडेट के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, क्या अपडेट दिल्ली के प्रदूषण की और आगे के लिए क्या संकेत दिख रहे हैं? जी दीपाली, जो आखिरी बार हमारी बात हुई थी तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 431 था, लेकिन अभी वो और ज़्यादा ख़राब हो चुका है, 446 पे पहुंच चुका है, जो 3 बजे तक का जो डाटा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आया है। और 446 मतलब 4 अंक सिर्फ कम है 450 से। 450 के बाद सीवियर प्लस कैटेगरी मानी जाती है, जो कि बहुत खतरनाक है। और 450 के पार होते ही ऑटोमेटिकली जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है सरकार का, वो लागू हो जाता है। इसमें कई सारे चीज़ें उसमें लागू होगी। तो कल जो ऑलरेडी फोरकास्ट है वो ये है कि और थोड़ा बिगड़ने के आसार है, 450 को पार करने की लगभग संभावना है और अभी ऑलरेडी लगभग 450 के काफ़ी करीब आ चुका है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल का दिन और ज़्यादा ख़राब होने वाला है। और अभी कई सारे स्कूलों ने तो कई सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, वो तो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। कुछ ऑफिसेज़ ने वर्क फ्रॉम होम की बात कही है। दिल्ली सरकार ने भी अपील की है जो कंपनीज़ हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम दें। लेकिन कल से अगर चीज़ें और ख़राब होती हैं तो फिर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का जो चौथा स्टेज है वो लागू हो जाएगा। हो सकता है कि जो BS 3-4 की गाड़ियां चल रही हैं दिल्ली में, उस पर भी रोक लग जाए, सिर्फ BS 6 की गाड़ियां चली जाए। कुछ ऑफिस की जो टाइमिंग है वो कम कर दी जाए, हो सकता है उसकी रिस्ट्रिक्शन कर दी जाए। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि कल की हवा किस तरीके से होती है। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी राहत ज़रूर है, उसके बाद लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन कुल मिला के जो कारण है 32% इस पॉल्यूशन का कारण, जो धुंध पूरे दिन छाई हुई है, वो पराली है। और पंजाब में जो पराली पिछले साल हुई थी, जो भूपेंद्र यादव है उन्होंने कहा है, जो पर्यावरण मंत्री है, उनका कहना है कि पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 19% ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। तो ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है कि सबसे बड़ा इशू क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और भाजपा कह रही है कि वहाँ पे पराली जलाने पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और वो एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। और कल के बाद अगर स्थिति और बिगड़ती है तो ये आसार और ये जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है पॉल्यूशन को लेके, वो और जारी रह सकती है। शुक्रिया रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो दिल्ली के प्रदूषण को लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो हो ही रही हैं और बीजेपी और आप के बीच में जुबानी जंग भी जारी है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकती तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्र सरकार को, बीजेपी को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? उसी नफरत का कारण है कि आज इतना धुआं चारों तरफ हो रहा है। हमें किसानों को समाधान देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है हम कर रहे हैं। हम अपने स्तर के ऊपर एयर डस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर कंस्ट्रक्शन रोक रहे हैं। ग्रैप 1 लागू कर दिया, ग्रैप 2 लागू कर दिया, ग्रैप 3 लागू कर दिया। पंजाब सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है कर रही है। केंद्र सरकार से आप लोग भी प्रश्न पूछिए। अगर केंद्र सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, इस्तीफा दे दे, हम करके दिखा देंगे। और बीजेपी ने भी केजरीवाल पर खुलकर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं अपने चरम पर हैं, लेकिन आप केंद्र को जिम्मेदार ठहराई है। दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली में एक हेल्थ इमरजेंसी अब शुरू हो चुकी है। हमारी जिंदगी, हमारी सांसें ये लेना मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। NCPCR की नोटिस भी चली गई है, परंतु केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार केवल प्रदूषित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पोल्यूटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दोषारोपण दूसरों पर कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर फोड़ रहे हैं। और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर क्यों मचा है घमासान? बढ़ते पॉल्यूशन के लिए आखिरकार कौन है जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
शुरुआत मार्केट अपडेट की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स 70 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी भी 30 पॉइंट गिरा, 18,000 के ऊपर हालांकि बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी हमने आते हुए देखी, लेकिन क्या रही आज की हाइलाइट्स जान लेते हैं सुमित से। तो सुमित, पहले तो बताइए क्या हुआ आज मार्केट में। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था। एक गैप डाउन शुरुआत थी। गैप डाउन शुरुआत के बाद लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी के बाद हालांकि मार्केट्स ने जो गेंस थे वो गिव अप जरूर किए, लेकिन फिर भी एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। आज के लिए की हाईलाइट थे बैंक्स में खरीदारी थी और बैंक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे थे पीएसयू बैंक्स, जो कि बढ़िया तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप स्मॉल कैप लास्ट तक आते आते 1/4% की या फिर इंडेक्स को एटलीस्ट आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। थोड़ी बहुत बाइंग रियल एस्टेट स्पेस में थी, लेकिन आज मेजर डैमेज था आईटी स्पेस में, करीब 1.25% के आसपास का फॉल, और साथ साथ पावर स्पेस के अंदर भी कुछ हद तक बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी थी तो उतार चढ़ाव का एक अनुमान बाजार लगाकर चल भी रहा था, लेकिन डिस्पाइट नेगेटिव क्यूज इंडियन मार्केट्स में एक अच्छा पुल बैक आया और एटलीस्ट 18,000 को सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ा। अगर स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखें तो कहां रहे वो? देखिए, आज लीड कर रहा था एसबीआई। नंबर से ठीक पहले यहां पर खरीदारी है, करीब 2-2.5% तक की तेजी एक समय पर देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते 2% का उछाल। टाइटन 1.5% ऊपर नंबर से पहले, यूपीएल 1.25% और भारतीय एयरटेल करीब 1% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, पावर ग्रिड और एनटीपीसी, जहां पर 1.5 से लेकर 2.5% तक का डिक्लाइन आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में M&M फाइनेंशियल नंबर्स के ठीक उलट 13.5% की शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। पीएनबी में नंबर्स का इंपैक्ट रहा 5.5% का उछाल। वरुण बेवरेजेस लगातार तीसरा दिन जबकि एक जोरदार तेजी में 5.5% का उछाल, और बैंक ऑफ इंडिया 5% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में वोल्टास 5.5% नीचे बंद हुआ नंबर्स के बाद। पतंजलि फूड, अदानी विल्मर के नंबर्स का इंपैक्ट यहां पर करीब 3% के आसपास बिकवाली। बालकृष्ण इंडस्ट्री करीब 3% नीचे और इफ्का लैब रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में लीड कर रहा था M&M फाइनेंशियल 13.5% की तेजी से। पिरामल एंटरप्राइजेस 7% ऊपर, पीएनबी और बायोकॉन 4.5% के आसपास का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में वोल्टास 5.5% नीचे, बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.25% नीचे। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिजाइन करीब 2% नीचे और टेक महिंद्रा रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली थी आज आईटी में तो एम्फेसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलएनटी इन्फोटेक सब में करीब आधे से लेकर 3% तक की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और लास्टली एनर्जी शेयरों में बिकवाली थी तो अदानी ग्रीन्स, अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड, एनटीपीसी करीब आधा से लेकर 1.5% तक का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एटलीस्ट आज के लिए की हाईलाइट पीएसयू बैंकिंग की गेनर्स और आईटी के अंदर बिकवाली। शुक्रिया सुमित ये डिटेल्स बताने के लिए। और बाजार की गिरावट हमेशा खरीदारी का मौका देती है, ये कहना है आईएफएल वेल्थ के प्रेसिडेंट अनु जैन का। साथ ही अनु जैन ने बताया कि किन सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। ये डिप्स अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। आपको अपने टारगेट स्टॉक्स और उनके टारगेट रेट्स अंदाजे से लगा के रखने चाहिए, जो गिरावट में लेने चाहिए। आपका बैंकिंग बहुत स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से आईटी ने एक शॉर्ट टर्म या एक बॉटम बना दिया है। अगर वापस गिरता है तो आईटी एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा खरीदने के लिए। फार्मा ने भी कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन दिखा दी है। तो ये जो सारी चीजें एक साथ एक कलेक्टिव आ रहा है। और अनुमान के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कल देर रात एक बार फिर 3/4% ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी और इस बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में ब्याज दरें 2008 के बाद सबसे उच्चतम स्तरों पर पहुंच गई हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरम पॉवेल ने संकेत दिए हैं कि आगे भी दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। We have moved as fast as we have. I don't think we've over-tightened. I think there's very difficult to make a case that our current level is too tight, given that inflation still runs well above the federal funds rate. But there's I don't have any sense that we've over-tightened or moved too fast. I think it's been good and a successful program. That we've gotten this far this fast. Remember though that we still think there's a need for ongoing rate increases, and we have some ground left to cover here, and cover it we will. और अब आप व्हाट्सएप पर खुद को भी मैसेज भेज पाएंगे, ग्रुप में 1000 लोगों को जोड़ पाएंगे और कई ग्रुप्स को मिलाकर कम्युनिटी भी बना पाएंगे। व्हाट्सएप जल्द ही ऐसे कई फीचर्स लॉन्च करने वाला है। असीम है हमारे साथ डिटेल्स के साथ। तो बताइए असीम, क्या नए फीचर्स ऐड होने वाले हैं व्हाट्सएप में?
देखिए, भारत में करीबन 48 करोड़ लोग जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो करते हैं, ये खबर उनके लिए खास है। खासतौर पर व्हाट्सएप में 3 नए फीचर जो है उनकी शुरुआत जो है रोल आउट करना जो है उनको शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो आप एक ग्रुप के अंदर 1024 लोगों को जोड़ सकते हैं। अभी तक ये फैसिलिटी जो है 512 लोगों को जोड़ने की थी। दूसरा, व्हाट्सएप ने ये काम किया है कि आप जो है 32 लोगों को एक साथ वीडियो कॉल जो है वो कर सकते हैं। और तीसरा, व्हाट्सएप ने ये किया है कि बहुत सारे ग्रुप्स को जोड़ करके एक कम्युनिटी जो है बना सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग किसी एक टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो उनकी एक कम्युनिटी जो है बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप उस कम्युनिटी के अंदर पोस्ट जो है वो भी करा सकते हैं, सर्वे जो है वो भी करा सकते हैं। तो ये खास फीचर जो है व्हाट्सएप ने अपने जो यूजर्स हैं उनके लिए लॉन्च जो है वो कर दिए। इसके अलावा व्हाट्सएप 4-5 और नए फीचर्स के ऊपर काम जो करने की शुरुआत जो है वो कर दिया है, जिसमें कि आप खुद के साथ चैट जो है वो भी कर सकते हैं। तो वो फीचर्स भी जल्दी उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो। ओके, तो व्हाट्सएप में कुछ नए फीचर्स जल्द आते हुए दिखाई देंगे, वही डिटेल्स आपको असीम ने बताई। असीम इनफैक्ट हमारे साथ बने रहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट खबर है वो ये कि सरकार सिम कार्ड लेने के नियम जो है वो कड़े कर सकती है ताकि साइबर फ्रॉड पर रोक लगाई जा सके। अभी सिम लेने के लिए किस तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अब अभी की स्थिति में फिलहाल 5 दस्तावेज पर ही सिम कार्ड मिलेगा। असीम है हमारे साथ मौजूद ऑलरेडी। तो असीम बताइए, सिम कार्ड के लिए अब लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चलेंगे और क्या नियम बदल सकते हैं? देखिए, देश में जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें सिम कार्ड की एक भूमिका जो है काफी अहम होती है। और ये सिम कार्ड जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है वो लिए जाते हैं। खासतौर पर अभी तक दूरसंचार विभाग ने कंपनी से कहा गया था कि आप 21 दस्तावेजों के जरिए जो सिम कार्ड जो है वो दे सकते हैं। और लेकिन सरकार अब इनकी संख्या जो है घटाने की तैयारी जो कर रही है। अब सिर्फ 5 दस्तावेज ऐसे रखे जाएंगे जिनके जरिए कि आपको सिम कार्ड जो है मिलेगा। अभी आप आर्म लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, जो किसान पासबुक या फिर फ्रीडम फाइटर कार्ड, ये तमाम तरह के जो कार्ड्स है उसके जरिए जो है आप जो है सिम कार्ड जो है वो ले सकते थे, उसको एक्टिवेट जो है करा सकते थे। लेकिन अब सरकार नियमों में बदलाव जो करने जा रही है। सिर्फ 5 कार्ड जो है 5 दस्तावेज जो है वही लागू जो है वो रहेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आधार होगा, दूसरे नंबर पर राशन कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, साथ ही साथ पासपोर्ट होगा, 5वें नंबर पर बिजली का बिल होगा। तो ये 5 ही आपके पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य होंगे। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जो है मान्य नहीं होगा। तो सरकार को लगता है कि एक बार ये नए नियम जो है वो लागू हो जाते हैं तो इससे जो लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड जो है वो ले लेते हैं तो उस पर काफी रोक जो है वो लगेगी और इससे साइबर क्राइम जो है काफी कम जो है होगा। तो सरकार इसकी तैयारी करे, जल्दी ये नए नियम जो है लागू हो सकते हैं। ओके, शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। और नए तेवर और कलेवर में आए अहमदाबाद, क्या है पूरी खबर बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और पीएम मोदी ने आज सीवीसी के नए कंप्लेंट पोर्टल को लॉन्च किया। ये पोर्टल भ्रष्टाचार और घूसखोरी से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए काम करेगा, साथ ही लोगों को उनके शिकायतों की स्थिति के बारे में रेगुलर और कंप्लीट अपडेट देगा। सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि लंबे समय तक देश में सुविधाओं और अवसरों का अभाव बनाया गया, जिसके कारण भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा हुई है। साथ ही पीएम ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिए सरकारी विभागों को रैंकिंग देने का सुझाव दिया। लंबे समय तक हमारे यहां सुविधाओं का, अवसरों का अभाव बनाए रखा गया। एक गैप, एक खाई बढ़ने दी गई। इससे एक अस्वस्थ स्पर्धा शुरू हुई जिसमें किसी भी लाभ को, किसी भी सुविधा को दूसरे से पहले पाने की होड़ लग गई। इस होड़ ने भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम बनाने के लिए एक प्रकार से खाद पानी का काम किया। राशन की दुकान में लाइन, गैस कनेक्शन से लेकर सिलेंडर भरवाने में लाइन, ये लाइन जितनी लंबी, भ्रष्टाचार की जमीन उतनी ही समृद्ध। और आईएम अहमदाबाद की वेबसाइट और लोगों में बड़े बदलाव किए गए हैं। लोगों में डिजाइन को और ज्यादा सिंपल किया गया है और लोगों का कलर भी ब्लू हो गया है। इसके अलावा सीधी सैयद मस्जिद की जाली को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है। इसके अलावा वेबसाइट के डिजाइन में भी बदलाव किए गए हैं। आईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर एरल डिसूजा से बात की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने।
तो IIM अहमदाबाद में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ से 2 डिसीशंस आज हमने अनाउंस किए हैं। एक है वेबसाइट के बारे में, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है जहां से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बाहर की तरफ से। वेबसाइट को रिफ़्रेश किया गया है और उसमें एक नया रिफ़्रेश लोगो भी है जो हमारे लेगेसी को ध्यान रख के और ग्लोबल और बोल्ड बनाया गया है। दूसरा जो है वो जो बिल्डिंग्स हैं मेन कैंपस में, उसको सेफ्टी को ध्यान में रख के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर यूजेज के लिए, ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे लेगेसी को ध्यान में रख के। तो ये 2 डिसीशंस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने लिया है जो काफ़ी इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए लिए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी CNBC आवाज पर ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।